नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। आज फिर घाटी में भारत माता के 17 लालों का, जवानों का, हमारे सेना के जवानों की शहादत हुई है। हमारे शेरों को बकरों के बच्चों ने लाकर ललकारा और मौत के घाट उतारा है। दिल्ली में फिर मीटिंगों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री मौके पर, गृह मंत्री मीटिंगों में, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट और देश दिल्ली की तरफ आशा लगाकर बैठा है कि कुछ होगा। ऐसे में हम कह रहे हैं कि दिल्ली की आदत कब बदलेगी? आखिर कुत्ते की दुम पाकिस्तान कभी सीधा नहीं हो सकता, ये जब पता है तो हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का यलगार कब करेंगे, ये घोषणा हम कब करेंगे और हिंदुस्तान के शत्रु को हमेशा के लिए कब मिटा देंगे? ये अब आर पार की लड़ाई की बात है। ये भाषणों का नारा नहीं, नेताओं का बयान नहीं, वास्तव संकल्प चाहिए और अभी चाहिए। और आज का बिंदास हम वोटिंग के साथ करें। हिंदुस्तान क्या कहना चाहता है? हमारे सारे सोशल मीडिया के हैंडल पर क्या पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए? इस सवाल पर वोटिंग करके हम देश के सरकार को चेताना बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान क्या राय रखता है। पहले मुद्दा देखते हैं। संसद भवन पर हमला हुआ तब हम जागते जागते सो गए। मुंबई ताज होटल अटैक, सरकार की नींद तक नहीं खुली। पठानकोट सेना कैंप पर हमला, 7 जवान शहीद। अब कश्मीर में सेना कैंप पर हमला, हमारे 17 जाबाज शहीद। दुश्मन बार बार हमला करता है और हर बार बचकर निकल जाता है। बार बार दुश्मन हमारी सेना को ललकारता है, हमारी सेना दांत पीस कर रह जाती है। जी हां, ऐसा ही हो रहा है हर आतंकी हमले के बाद। वही पुरानी घिसी पिटी बातें, वही पुराना राग अलापने में लग जाते हैं हमारे नेता। लेकिन क्या कभी उन जवानों के परिवारों के दर्द को समझ पाते हैं ये नेता, जो अपने बेटे को खोते हैं, बहन अपने भाई को खोती है, एक पत्नी का सुहाग उजड़ जाता है और बच्चे अपने बाप के लिए रोते हैं। शहीद जवान के परिवारों की जाबाजी हर बार सामने आती है। अपने एक बेटे को खोने के बाद भी बाप बोलता है, मेरा दूसरा बेटा भी सेना में जाएगा, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन हमारे राजनेता हमारी सेना के हाथ बांधे रखते हैं। अब सेना के कैंप पर सबसे बड़ा हमला हुआ। आतंकी हमले में हमारे 17 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या आतंकी सीमा पार से आकर ऐसे ही हमारे जवानों को मारते रहेंगे? उस पार लगातार आतंक के अड्डे चल रहे हैं। गुलाम कश्मीर में आतंकियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारी सेना को मालूम है कहां आतंकी पौध तैयार हो रही है। गुलाम कश्मीर की वो लोकेशन हमारी सेना के पास है जहां आतंकियों को तैयार किया जाता है। लेकिन हमारी सेना के पास आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद करने की परमिशन नहीं है। पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा कब्जा रखा है, उसे आतंकियों का गढ़ बना दिया है पाकिस्तान ने। ऐसे में जब तक गुलाम कश्मीर पर कब्जा नहीं होता, आतंकी वारदातें रुकने वाली नहीं है। वहीं पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए बलूचिस्तान, सिंध और गिलगिट पाकिस्तान के लोगों की सहायता की जाए। पाकिस्तान को उसके घर में ही युद्ध लड़ने को मजबूर किया जाए। पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ने का प्लान तुरंत तैयार हो। बलूची हमारी राह देख रहे हैं, जिनका पाकिस्तानी आर्मी नरसंहार कर रही है। सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ बिगुल बज गया है। गुलाम कश्मीर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे में पाकिस्तान को तोड़ने का यह सबसे सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की हकीकत अब दुनिया समझने लगी है। पाकिस्तान को दुनिया में भारत पहले ही अलग थलग कर चुका है। दुनिया के हर आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आता रहा है। ऐसे में दुनिया भी पाकिस्तान के आतंक से परेशान है। आतंक पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा बना हुआ है। पैसे लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकी भेज रहा है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई दोनों आतंकियों को ट्रेनिंग देने में लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को हथियारों और शानो शौकत के लिए आतंक के आकाओं से पैसा जो मिलता है। ऐसे में पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला। जो आतंक पाकिस्तानी सेना को हथियार और पैसा दे, उसे पाकिस्तान कैसे छोड़ सकता है?
ऐसे में अब पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। अगर अब भी पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया तो ये नासूर और भी गहरा जख्म बन जाएगा हमारे लिए। आज हमारे साथ तीन विशेष अतिथि स्टूडियो से जुड़े। हमारे साथ कर्नल टिक्कू टिक्कू जी हैं, हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी है और हमारे साथ शहीद जवान के पिताजी गोपीचंद पांडे जी लखनऊ से जुड़े हैं। इन तीन विशेष महानुभावों के साथ 125 करोड़ जनता के सामने और देश विदेश में सारे दर्शकों के सामने हम देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को देश का क्या इरादा है, क्या इच्छा है और क्या अपेक्षा है, ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो। इस पर लोगों का क्या कहना है। कार्यक्रम के शुरू में ही लोगों का क्या पोल है और कार्यक्रम के आखिर तक लोग क्या कहना चाहते हैं, यह भी हम आपके सामने दिखाते रहेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं पांडे जी के पास। पांडे जी, और 17 लाल भारत माँ ने खो दिए हैं। हर बार जब हमारे बच्चे, हमारे जवान भारत माता के लाल शहीद होते हैं तो हम आंसू बहाते हैं, शत्रु को कोसते हैं, सरकार से कुछ करने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद अगले हमले तक शांत हो जाते हैं। क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि सरकार की इच्छा शक्ति जो क्षीण हो रही है उसको आगे आना चाहिए और ऐसी स्थिति में अपने मातृभूमि की रक्षा करने वाले उन जवान सिपाहियों को, उन अफसरों को, उन देश प्रेमियों को अपनी अच्छी दृष्टि डाल करके, अपनी राजनीतिक दृष्टि से हट करके मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना योगदान दें, जिससे कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा शहर सुरक्षित रहे, हमारा गांव सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। ये दायित्व तो केवल और केवल राजनेताओं का है और वो स्वयं इसको करने में सक्षम भी है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर क्यों है, ये भारत जब देखता है तो उसको बड़ा दुख होता है कि हम कैसे लोगों को वहां सत्ता में हमने बैठाला आज जो हमारे दुख को सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, हम आपके दुख को समझते हैं और इस देश के नेताओं को बड़े पदों पर बैठने के पहले अपने बच्चों को सेना में भेजने की शक्ति होगी, तब पता चलेगा कि दूसरों के और अपनों के आंसुओं में क्या फर्क होता है। ये दिल्ली में दूर बैठकर आंसुओं की कीमत को नहीं समझ सकते। इसके लिए अपनों की बलि जब देखी जाएगी, उसके बाद शायद इस देश की राजनीति जो 70 सालों में असंवेदनशील हो चुकी है, कुछ फर्क इस पर पड़ेगा। ये कुत्ते जैसा देश शेर जैसे हिंदुस्तान को ललकारता है और हमारे पास इतने शूरवीरों की सेना होने के बावजूद हम बस शांति वार्ता करते बैठते हैं और डिप्लोमेसी के नाम पर फिर और जवानों की मौत के लिए तैयार हो जाते हैं। टीपीएस त्यागी जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल में अब अगर नेता चाहें भी तो वो नहीं कर सकते जो वो आज तक करते आए हैं। आज हिंदुस्तान के हर आदमी के खून में एक ज़बरदस्त उफान और उबाल है और वो चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को पूरी तरह से सबक सिखा देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक हमारे नेता ये सोच के डरते रहे कि अगर हमने कोई युद्ध किया तो पाकिस्तान एटम बम का इस्तेमाल कर लेगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है। मैं आपके टीवी के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि आज के युग में, आज की दुनिया में सारे ही देश बनिया हो चुके हैं। वो आर्थिक नीतियों पे ख्याल रखते हैं, कोई एटॉमिक अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर हुआ और मान लीजिए कि हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया और मान लीजिए कि पंजाब के एक शहर फिरोजपुर के ऊपर एक बम उन्होंने डाल दिया, तो फिरोजपुर खत्म हुआ, तबाह हुआ, यानी कि पूरे देश के 35 में से एक प्रदेश का एक शहर। अब मान लीजिए कि हमने रिटेलिएट किया और हमने अगर डाला लाहौर के ऊपर तो पाकिस्तान खत्म हो गया। मगर मैं ऐसे में बीजेपी के एक नेता का आज का भाषण बताना चाहता हूं। वो कहते हैं हिट बैक। यही गलती है, हिट बैक नहीं, हिट बैक नहीं, अब हिट फर्स्ट होगा।
पहले हिट होगा, हमको रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं, समय हम चूज करेंगे, जगह हम चूज करेंगे और उसके बाद में कार्रवाई हम करेंगे। चूंकि पाकिस्तान तो बहुत बार हमको हिट कर चुका है, लिहाजा हमको अब हिट फर्स्ट करने का टाइम आया है। और हमको मालूम है कि कहाँ पे उनके कैंप हैं, कहाँ पे उनकी कमजोर नसें हैं। बलूचिस्तान, सिंध, सारी चीज़ों का पीओके का हमको मालूम है, लिहाजा अब हमको भी क्रॉस बॉर्डर एक्शन लेना होगा। बिल्कुल टीकू जी, हम ये सारी बातें हर बार करते हैं, हर बार सारे स्टूडियो में यही चर्चा थोड़े बहुत फर्क में होती है। हमारे यहाँ पर थोड़े ज़्यादा देशभक्त आकर और आक्रामकता से बोलते हैं, लेकिन फिर बात रुक जाती है, अगले हमले तक चुप बैठ जाते हैं। आखिर ये स्टेप कब बदलेगी? देखिए, पहले तो मैं पांडे जी को नमन करता हूं। इन्होंने अपना बेटा देश के लिए शहीद किया है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे नेताओं में इच्छा शक्ति नहीं है। एक तो इच्छा शक्ति नहीं है, दूसरा उनकी इच्छा भी बिल्कुल गलत डायरेक्शन में गई है इंडिपेंडेंस के बाद से ही। 1948 में जब हमारी फ़ौजें आज़ाद, जो उनको आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो गुलाम कश्मीर है अभी, जब उसको छीनने का मौका हमारे हाथ में आ रहा था तो नेहरू साहब ने युद्धबंदी करके यूनाइटेड नेशन में केस चला गया। 65 में वो छोड़ दीजिए क्योंकि हमला वहाँ की तरफ से हुआ, हम शायद 62 वॉर के बाद इतने तैयार नहीं थे। लेकिन 71 वॉर में आप मुझे बताइए, उनके 6 डिवीजन उन्हें सरेंडर किया था। वेस्टर्न फ्रंट में उनके पास कुछ था नहीं, भारतीय सेना बांग्लादेश से खाली होकर सब यहाँ आ चुकी थी। तो क्या उस टाइम हमने इस बात का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया, इस परिस्थिति का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? उस वक्त तो पाकिस्तान के 4 हिस्से हो गए होते। अब वो भी छोड़ दीजिए, 1 मिनट, वो भी छोड़ दीजिए। 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया, तो हमने क्यों नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके उनको सबक सिखाया? उस वक्त भी सरकार ने यह फैसला किया कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करेंगे, खुद अपने आप पर उन्होंने बेड़ियां डाली। अब पिछले कई सालों से ये चल रहा है और मोदी साहब से ये तवक्का थी कि चलो वो अब एक स्ट्रॉन्ग लीडर आ रहे हैं, मस्क्यूलर फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो लेकिन क्या हो रहा है, वो पाकिस्तान चले गए, वो भी वही पॉलिसी इख्तियार कर ली उन्होंने कि हम शांति का पाठ पढ़ेंगे। लेकिन वो शांति का पाठ पढ़ने को वो मानने को राज़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आजकल की जो स्थिति है, राहल शरीफ साहब को नवंबर में रिटायर होना है, राहल शरीफ साहब को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है और वो किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि कश्मीर में और घमासान हो और कश्मीर में और आतंकवाद फैले ताकि वो इंडिस्पेंसिबल बने पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लिए। लेकिन देश में क्या हम इस बात से तैयार हैं कि हम हर दूसरे दिन अपने सैनिकों को खोए और हम कोई कार्रवाई न करें? आफ्टर ऑल लड़ाई तो हमारे घर में हो रही ना, कोई हमारे घर में आकर हमारे पर क्षति पहुंचा रहा है। तो फिर हम क्या सोच रहे हैं? थोड़ी देर पहले त्यागी ने कहा था कि देश व्यापारी हो गए, जनता भी कई मायने में नफा नुकसान की बात करती, इसलिए हमने सोचा कि पोल करके देखते हैं। पहला पोल हम टोटल 3 पोल करेंगे। पहला पोल अभी ले रहे हैं, दूसरा हम ब्रेक के बाद लेंगे और तीसरा कार्यक्रम के आखिर में लेंगे। क्या पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, ये पोल है। इस वक्त हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल पर जो एवरेज है वो 94% है जो कहते हैं हाँ, पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना चाहिए, उस पर हमला कर देना चाहिए। ये अनुपात है त्यागी जी। यस, बिल्कुल यही बात है। 1971 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 99 में हमने सेफ कॉरिडोर दे दिया, वो तो पुरानी बात हो गई। सवाल ये उठता है कि आज क्या किया जाए। आज एक सबसे बड़ी बात ये है, देखिए एक मजे की बात, कि वो सब लोग जो आज तक आतंकियों की हिमायत करते रहे, जिनको बराबर का गुनहगार समझा जाना चाहिए था, आज वो भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि अगर सरकार कोई एक्शन लेगी तो हम सरकार के साथ हैं। हाँ, हम एक्शन बताते हैं। पहला एक्शन तो ये है कि अलगाववादी क्या होता है भाई? जो देश में रह के अलगाववाद की बात करे वो देशद्रोही है, उसको जेल में डालिए। मगर सेक्शन 370 के अंदर, कश्मीर के अंदर केवल अगर कोई अलगाववादी जेल में डालने के बजाय उनके घरों को 5 स्टार होटल बना दिया गया है और 5 स्टार होटलों में उनके खाने पीने बिरयानी के बिल सरकार भरती है। इतना ही नहीं, उनको 5 स्टार हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट दी जाती है। जिनका गला काटकर धड़ से सर अलग करना चाहिए, उनके पेट पालने का काम अगर सरकारें करेगी तो ऐसे नमक हरामों के द्वारा विदेशी शक्तियों को भारत में बुलाकर ऐसे हमले नहीं होंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
और लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हम ये कहते हैं कि इसी कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में करीब 20% गुज्जर मुस्लिम थे। सरदार खान, ताहिर अहमद, इस किस्म के भी लोग हैं जिन्होंने 55 आतंकवादियों को मारा है। इस किस्म के लोग जो 20% हैं, उनसे क्यों नहीं बात करते ये लोग? उनको क्यों नहीं अपनी ढाल बनाते जो साउथ कश्मीर के बॉर्डर के इलाके में कुछ खास जगहों में रहते हैं? इनका जो गुज्जर मुस्लिम्स हैं, इनको साथ में लेके अलगाववादियों की सारी सुविधाएं बंद करके, और आज के बाद एक ये कर दें कि दिल्ली हो या हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर हो या कोई और जगह, अगर कोई आदमी देश के खिलाफ आवाज उठाएगा या पाकिस्तान का झंडा उठाएगा या IS का झंडा उठाएगा या पाकिस्तान इसलिए घाटी में तो जो उसको कई सालों से नाटक चलता है, हर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तान और IS के झंडे फैलाए जाते हैं, भारत के सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, उसको अगर इस देश का मीडिया इनोसेंट नहीं कहता तो ये सिंपैथी आज उनके साथ नहीं होती। पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं, शहीद जवान के पिता है। जब सैनिकों पर पत्थर फेंके जाते हैं तो टीवी पर देखकर कितना हृदय द्रवित होता है। पांडे जी, आप जैसे लोगों का जो बच्चों को सीमा पर खो चुके हैं और फिर भी आज भी उनको पत्थर खाने पड़ते हैं। हम पत्थर खाने के लिए उस स्थिति में तैयार हैं जब हम कहीं पर दोषी हों। यदि हमारा कहीं पर दोष नहीं है तो हम उन पत्थरों का जवाब गोलियों से देंगे, और उस एक पत्थर के बदले हम 1000 गोलियां चलाएंगे, जिससे हम उन आतंकवादियों को ध्वस्त कर देंगे। ये हमारी इच्छा शक्ति है, ये हमारा मनोबल है, ये हमारी एकता है। इसको कतई किसी भी कीमत पर सरकार दबने न दे। पूरा देश एक है, इस समय पूरा समाज एक है कि ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे दुर्दांत पाकिस्तानियों को हम कहीं से छोड़े नहीं, उनको नाश्ते नामूद कर दें, पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिटा दें। बिल्कुल, यही इस देश के शहीद जवानों का परिवार चाह रहा है, हिंदुस्तान चाह रहा है। मुझे तो फिर भी खेद है कि 4% क्यों नहीं चाह रहे, लेकिन मैं आशा करता हूं कि अगले कुछ समय में कार्यक्रम चलते हुए वोट प्रतिशत बदलेगा और 100% हिंदुस्तानी कहेंगे कि पाकिस्तान पर हमला कर दो। इससे बेहतर और क्या टाइम हो सकता है? मोदी जी, हम आपका सीना नहीं नापना चाहते। हम जानते हैं कि ये 56 इंच का है, लेकिन ये 56 इंच का होने का प्रमाण आपको ही देना होगा। और इस 56 इंच के सीने में वो भी दिल है जो केवल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मां के चरणों में हाथ लगाकर नमन करके शाल ही नहीं देता, इस देश की रक्षा के लिए उस बेटे का सर भी कलम करने की हिम्मत रखता है। ये 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री जी हम देखना चाहते हैं। हम नहीं, आप उसकी इंच और साइज तय करके साबित करके अपने शौर्य और सामर्थ्य से दिखाइए। देश यही चाहता है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सूरज जी। हाँ, हेलो, जय हिंद, मोहन सिंह सूरत से बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो, मैं बोल रहा हूँ अभी मौका आ गया है, अभी पाकिस्तान पे वार कर देना चाहिए। अभी ऐसा मौका अभी और कभी नहीं मिलेगा। अब कितने दिन हम अपने फौजियों का लहू बहाते रहेंगे सर? अभी मौका है, किसी भी हालत में कर ही देना चाहिए। जय हिंद। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर, मैं सचिन कुमार बोल रहा हूँ शामली से। हाँ। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जवान रोज शहीद होते हैं। आज भी 17 जवान शहीद हो गए। अब बस हमारे नेता कड़े शब्दों में निंदा करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या है सर, पाकिस्तान की तरफ से कोई युद्ध नहीं है? हम पाकिस्तान को क्यों जवाब नहीं देते? सर, हमारे हथियार के 26 जनवरी 15 अगस्त को दिखाने के लिए है। अब आप बातचीत से नहीं, अब इनको ठोकने का समय आ गया है। सर, मैं उन जवानों के माँ बाप को भी सैल्यूट करता हूँ जो हमारी रक्षा के लिए शहीदों को अपनी धन्यवाद। आपको याद होगा, कुछ ही दिनों पहले की स्थिति है जब कश्मीर में सड़क पर सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने वाले देशद्रोही नमक हरामों को बैलेट गन मारी जा रही थी। तब देश की संसद में भाषण हो रहे थे। क्या कह रहे थे देश के आंसू बहाने वाले ड्रामेबाज नेता? जरा देख लीजिए।
India is going to engage with Pakistan in the coming days. Okay. Both India and Pakistan don't give me will have to engage in a meaningful dialogue to sort out our problems bilaterally. सर, जिस तरह से गोलियों का इस्तेमाल किया गया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है, कि ऐसी गलती मत करो। हम विश्वास भरोसा लोगों का प्राप्त करने में अभी जूझ रहे हैं 70 साल से। आप कहां चले बीच में वहां हुकूमत बनाने? आपको तो 200 साल लगेंगे वहां विश्वास बनाने में, तो आप हुकूमत मत बनाइए। लेकिन शायद आपने इसलिए बनाया कि शायद गुलाम नबी इंटरेस्टेड होगा, हम नहीं बनाएंगे तो ये चीफ मिनिस्टर बनाएगा। हमने कहा था हम नहीं बनाने वाले, लेकिन आप मत बनाओ, क्योंकि बीजेपी को कश्मीर घाटी में एक्सेप्टेबिलिटी बनाने में कई सदियां लगेंगी। ये इस देश के नेता है त्यागी जी, टीकू जी और पांडे जी। देखिए, इन्होंने जनाब कह के इस देश की संसद को गुमराह किया। शांति के नाम पर, भगवान के नाम पर, इंसानियत के नाम पर हमारे जवानों के हाथों में जो बैलेट गन थी उसको हटाया और भगवान के नाम पर उन बंदूकों को मानवता के नाम पर रखवा लिया, उसके मुंह नीचे करवा लिए और अल्लाह के नाम पर AK-47 उठाकर उन्होंने हमारे जवानों को मार दिया। इन नेताओं को भी वही सजा होनी चाहिए। इन्होंने देश को गुमराह करके, इमोशनल भाव पैदा करके हमारे देश के जवानों के हाथ की बंदूकों को छीना है। इनको भी सजा होना चाहिए। त्यागी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो श्रीमान जी अभी संसद में बोल रहे थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, इन्होंने कहा कि पहले नबी आजाद है, इनके नाम में ही गुलामी है। और लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तादाद से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया, तो अगर ऐसा किया होता तो 5,800 सुरक्षाकर्मी घायल क्यों होते? और एक मजे की बात कि अगर पत्थर मारने वालों में से कोई ग्रेनेड फेंके, कोई रॉकेट लॉन्चर फेंके, कोई AK-47 चलाए, तो ऐसे लीथल वेपन के सामने क्या पैलेट गन भी ना चलाई जाए? क्या गुल्ली डंडा चलाया जाए? ये मेरी समझ में नहीं आता। दरअसल में आज की स्थिति के जिम्मेदार ऐसे ही और इनकी बरादरी के बाकी लोग हैं। अगर इन्होंने ये काम पहले से ठीक किया होता तो आज ये स्थिति ना होती, बल्कि इन्होंने उकसाया। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो आज हालत है वो ऐसे लोगों के उकसाने की वजह से है। दिल जितना है, इनका दिल जहां लगा है वहां लगा रहने दो। देश के दिल के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं तो लोग छोड़ेंगे नहीं, दिल्ली भी आने नहीं देंगे और फिर दिल लगाने कहीं और जाना पड़ेगा। ये ऐसे दुष्ट नेताओं को, इस देश के लाचार चाटुकार नेताओं को हिंदुस्तान ने तगड़े आवाज में जवाब देने की जरूरत है। टीकू जी, 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। ये पहले तो पार्लियामेंट में जो आपने बहस दिखाई, एक तो वो कम्युनिस्ट लीडर राजा हैं शायद, उन्होंने ये बोला कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। हिंदुस्तान ने कब इस चीज़ का प्रयास नहीं किया है, बल्कि मोदी ने, हर प्रधानमंत्री ने किया, मोदी हर नए प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल, मोदी जी ने अपनी छवि खराब करी और वो पाकिस्तान गए, उनके प्रधानमंत्री से मिले, मल्टीलैटरल फोरम्स में उनके साथ मिले और उन्होंने पठानकोट कर दिया। गुलाम नबी आज़ाद दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि गोलियां मत चलाई, एक गोली नहीं चली है, पैलेट गन चला है, पैलेट गन का नॉन लीथल वेपन है, लेकिन वो कश्मीरियों को उकसाने के लिए ये बात कर रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि आप हुकूमत मत बनाइए, कश्मीरियों को ये पसंद नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन होना चाहिए कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक? ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? और ये ऐसे आर्गुमेंट है जिसकी वजह से दिल्ली में भी ये बवाल मचा हुआ कि देश की बर्बादी तक आपने नारे सुने होंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपनी राजनीति को सुधारना पड़ेगा और ऐसे लीडर जिनको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं ये तो बिल्कुल देशद्रोही हैं, इनको वहां से भगाना चाहिए। अब जहां तक आज के इसलिए ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ड्राई फ्रूट खाते हुए अगर जम्मू कश्मीर जाकर डिप्लोमेसी नहीं करता, उसके बजाय एक फाइटर प्लेन अगर गुलाम कश्मीर पर जाकर बम बरसा कर आता तो हिंदुस्तान के 17 जवानों को आज खोने की स्थिति नहीं आती। ये राजनीतिक आंसू बहाने की लालच, लाल टपकने वाले नेताओं की ऐसी गंदी हरकतों को बंद करना होगा। और अब सर्वदलीय मंडल लेकर कोई जम्मू कश्मीर नहीं जाएगा, फाइटर प्लेन बम लगाकर पाकिस्तान की तरफ जाएगा। यह हिंदुस्तान चाहता है। यह एक छोटे से
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए इस देश का सबसे बड़ा जानी दुश्मन। लोग कहते हैं कि पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन शूरवीरों का इतिहास बताता है कि पड़ोसी बदले जा सकते हैं। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दीजिए, हम बगल में नया बलूचिस्तान स्थापन करेंगे। अफगानिस्तान और ईरान हमारा पड़ोसी होगा। कायरता की बातें करने वाले नेताओं ने हमेशा युद्ध से हाथ पीछे खींचा है, कदम पीछे खींचा है, और इसलिए देश पिछले 7 दशकों से यातनाएं और ऐसे छद्म युद्धों को झेल रहा है। आखिर हमको इससे बाहर पड़ना होगा, और पढ़ने के लिए हिंदुस्तान क्या कह रहा है उसका वोट प्रतिशत हम आपके सामने दिखाएंगे। हमारे सारे सोशल मीडिया पर हमने इसका वोट प्रतिशत के लिए आपको सुविधा मुहैया कराई है, उसको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। हमारे साथ सेना में रहे 2 और जिनके बेटे सेना में शहीद हुए ऐसे एक परिवार 3 भारत माता के लाल है, और 125 करोड़ जनता टेलीफोन, स्काइप और सोशल मीडिया के साथ हमारे साथ जुड़ी है। हम चाहते हैं कि आज हमारी अभिव्यक्ति फूट कर बाहर आए। इस देश के बम को फोड़ने के पहले हम अपने विचारों को, गुस्सों को इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, भारत माता के इस मंदिर पर फोड़े, और हिंदुस्तान की सरकार को सीमा के उस पार दुश्मन पर ये बम फोड़ने के लिए मजबूर करे। क्योंकि क्या हो रहा है, हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि ना हमारे नेता पीछे हटते हैं, ना आगे बढ़ते हैं। 70 सालों में हर हमले के बाद हम वही बात करते हैं, और इसलिए इस बातों को आगे बढ़ाना होगा तो हिंदुस्तान को पीछे से ताकत लगानी होगी। वो ताकत लगाने के लिए आज ये वार्ता चल रही है, बात हो रही है, और इस बात में हमारे साथ इन 3 अतिथियों के साथ तमाम जो कॉलर जुड़े उनमें भी बात करने की इच्छा है, उनको कुछ लोगों को बात करने का मौका देते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, हेलो। हाँ हाँ, सुरेश सिंह बोलिए। हाँ सर, मैं सुरेश कुमार बात कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान है ना, कभी भी सुधरेगा नहीं। इसको ना आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। हेलो। बिल्कुल जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने सही कहा है। मुझे अभी सोशल मीडिया पर किसी ने 4 शब्द लेकर भेजे, मैंने थोड़ा बदलाव करके कहा है कि अहिंसा का तेल चढ़ा है शांति वार्ता के बातों पर, दुश्मन नंगा नाच करे है भारत माता के छाती पर, दिल्ली वाले 4 आंसू रो देंगे, और 4 कुत्तों को मारने के लिए हम 17 शेर कब तक खो देंगे। यह विचार करना पड़ेगा रक्षा मंत्री जी। हमको केवल ईमानदार रक्षा मंत्री नहीं, दमदार रक्षा मंत्री चाहिए। जब मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि घुसकर मारेंगे, टाइम और सब कुछ हम तय करेंगे, तब देश को लगा था कि इस ईमानदार के साथ एक दमदार भी एक रक्षा मंत्री आपके अंदर है। पर्रिकर जी, यह समय आ गया है, ईमानदारी के साथ दमदारिता दिखाइए और इस देश की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरिए। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद चमार जी, जय हिंद। बोलिए। मैं पहले तो सारे को नमन करना चाहता हूँ, और जो पाकिस्तान के जो अलगाववादी हैं, जो कश्मीर को चौराहे में फांसी देनी चाहिए, और कांग्रेस ने जो बीज बो रखे उनको काटना चाहिए, और ये तभी कर सकता है जब पाकिस्तान में हमारी सेना घुस के उनको नेस्तनाबूद करे। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे साथ टीकू जी है, हमारे साथ त्यागी जी, हमारे साथ पांडे जी है। तीनों के पास भी जाएंगे, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन उसके पहले हम भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष के कुछ यादों को आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा से भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। हर बार पाकिस्तान भारत को कुछ ना कुछ दर्द जरूर दे गया, लेकिन हमारे राजनेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे वो नेहरू हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा हो या अटल बिहारी वाजपेयी, हमारी सेना ने युद्ध तो हमेशा जीता, लेकिन बातचीत की मेज पर हमारे नेता हमेशा हार गए। ऐसे में पाकिस्तान के हौसले हमेशा बुलंद बने रहे। 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया और कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा जमा लिया। नेहरू ने पाकिस्तान से गुलाम कश्मीर वापस लिए बिना ही संघर्ष विराम घोषित कर दिया। यही नहीं, नेहरू मामले को यूएनओ भी ले गए। 1965 में अयूब खान ने कश्मीर पर फिर हमला कर दिया। भारत की सेना ने 1965 में कश्मीर के साथ साथ
पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों पर भी कब्जा जमाया। संघर्ष विराम लागू होने के बाद भारतीय सेना को वापस बुला लिया गया, जबकि भारतीय सेना लाहौर पर तिरंगा फहराने को तैयार थी। 1971 में एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, लेकिन शिमला समझौते के वक्त इंदिरा गांधी जीते हुए युद्ध को हार गई। 1999 में एक बार फिर पाकिस्तान ने करगिल में युद्ध छेड़ दिया। भारतीय सेना ने आतंकियों की वर्दी में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। 1999 में भारतीय सेना के विमानों को एक बार फिर सीमा पार करने की इजाजत नहीं मिली। अगर तभी गुलाम कश्मीर में चल रहे आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता तो आज हम इतने सेना के जवानों को नहीं खोते। 2001 में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय संसद पर हमला कर दिया। भारतीय सेना को देश की सरकार ने एक बार फिर सीमा पार नहीं करने दिया। 26/11 के मुंबई हमले में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी करतूतें दिखा दी। मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय चुप्पी साध ली। पठानकोट के सबसे सुरक्षित सैन्य अड्डे पर एक बार फिर हमला हो गया। पाकिस्तान ने आतंकियों पर कार्रवाई करने की बात करके भारत को फिर ठेंगा दिखाया। अब कश्मीर में सेना के कैंप पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 17 सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन क्या अब भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम आपको दूसरा पोल दिखाते हैं कि आपने अब तक क्या प्रतिक्रिया भेजी। क्या पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए? अब 96% लोग कह रहे हैं कि हां, हमला करना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह पोल कार्यक्रम के आखिर तक जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि इस देश की सरकार को देश की जनता आदेश करे, क्योंकि देश के असली राजा, देश के असली मालिक, देश के असली मालिक जब बताएंगे कि आपको क्या करना है तो सरकार को करना अनिवार्य हो जाएगा। और इसलिए आज पोल के साथ हम बिंदास को कर रहे हैं और सरकार तक आपकी बात को पहुंचाने के लिए अपने आवाज, आपके हमारे आवाज को एक साथ कर कर दिल्ली को हिला रहे हैं। हमारे साथ पांडे जी है, शहीद जवान के पिता है। पांडे जी, क्या वो दुख इस देश के नेताओं को, इस देश के जिहादी मीडिया को जो शांति वार्ता की बार बार पहल करता है, उसको आप कैसे समझाएंगे कि एक पिता का दर्द बेटा शहीद होने के बाद क्या होता है? हमारी समझ से सबसे उचित ये होगा कि देश के जितने भी कर्णधार नेता हैं वो एक मंच पर आवें और ये अपने आपस में अपने पर एहसास करें कि हम जिस मातृभूमि पर पैदा हुए हैं, इतने बड़े हुए हैं, उसकी सुरक्षा का दायित्व आपके ऊपर रखा गया है। उसमें आपका दायित्व इस समय क्या बनता है? यदि हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम अपने बच्चों को, हम समाज को क्या शिक्षा देंगे कि आप सेना में जाएं? ये इस तरीके से हमारे बच्चे रोज आतंकवादियों के, कश्मीरियों के और पाकिस्तान के दंडात्मक कार्य से मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम उनको आश्वस्त नहीं कर पाएंगे, तो हम उनको मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे कैसे प्रेरित करेंगे? ये एक मंच पर आने की पूरे देश के नेताओं की और मीडिया को आने की आवश्यकता है, जिससे कि इसका तुरंत निर्णय लेकर के और हम सही रास्ते पर अपना कदम उठाएं। बिल्कुल, त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, देश के जो शहीद जवानों के परिवार है वो बहुत इनोसेंट है, वो तो केवल अच्छा ही देखते हैं और इसलिए तो अपने पेट के लाल को, बेटे को, बच्चे को, खून के घोले को भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर भेजते हैं। लेकिन क्या उनकी इनोसेंसी के आगे इस देश के चतुर, चाटुकार और वोटों की लाल टपकाने वाले राजनेताओं को ये दर्द और ये भावना समझ में आती है? देखिए, अब मैं पांडे जी का दर्द समझता हूं और इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज का सिपाही ये सोच रहा है कि अब हम शहीद होकर नहीं, जिंदा रहकर देश की सेवा करेंगे। अब समय आ गया है कि बलिदान पहले राजनीतिक नेताओं से मांगा जाएगा, जिन्होंने 26/11 के बाद, संसद पे हमले के बाद,
पठानकोट के बाद, आज के हमले के बाद बस यही कहते रहे कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इन चीज़ों को सुन सुन के कान पक चुके हैं। अगर इन्होंने यही बात बार बार ना दोहराई होती तो सलालुद्दीन की हिम्मत नहीं थी कि वो ये कहता कि मैंने 300 फिदायीन तैयार कर रखे हैं और मैं जम्मू एंड कश्मीर को फौजियों का कब्रिस्तान बना दूंगा। इस किस्म का हौसला इन लोगों ने दिया। अब लिहाजा हमारी दुश्मनी में न केवल पाकिस्तान दुश्मन है, बल्कि वो लोग भी दुश्मन हैं जो ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं कि साहब देखिए, अमेरिका ने कह दिया कि हम पाकिस्तान के इस अटैक की निंदा करते हैं। अरे अमेरिका ने कह दिया तो क्या खुश होने की बात है? उधार की ताकत कभी वक्त पे काम नहीं आती। क्या आई थी 1971 में काम? लिहाजा अब एक्शन चाहिए और एक्शन डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन और केवल एक्शन चाहिए। हमारे साथ एक स्काइप कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सूर्य सर, मैं प्रशांत उपाध्याय पठानकोट से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहता सर, कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता था। करगिल वार में 1999 में हमने कुल 527 जवान खोए थे और करगिल वार के बाद से रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने, तत्कालीन रक्षा मंत्री जो थे, 2012 में संसद में एक हलफनामा दिया था। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमने 3987 जवान करगिल वार के बाद से 2012 तक खोए हैं। इतने जवानों की शहादत के बाद तो हम पाकिस्तान को 7 से 8 बार धूल चटा सकते थे। बार बार मेरे समझ में नहीं आता कि हम अपने कदम पीछे क्यों हटा लेते वार से, हम इतना डरते क्यों हैं? क्या हमने 13 लाख भारतीय सेना, जो 13 लाख सैनिक है, उनको सिर्फ और सिर्फ झंडा लेके खड़े रहने के लिए, बॉर्डर पे मरने के लिए पाल रखा है? बिल्कुल, धन्यवाद। इस देश की जनता के मनोभाव को, दशा को, व्यथा को हम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। हमारे पास तमाम कॉलर भी मौजूद है और हमारे साथ टीकू जी भी है। टीकू जी, कॉलर, आप तमाम कॉल जितने भी आए और सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो सब हम चारों के भाव के साथ मिल रही है। देखिए, पांडे जी ने बोला हमारे जो हुकूमत करने वाले राजनीतिक हैं उनका एक दायित्व बनता है। पहला ही दायित्व मुझे लगता है, जैसे ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान ने इस बार इतनी ज़बरदस्त घटना हमारे साथ घटी है, तो पहला ही दायित्व बनता था कि हमारे पास पूरी डिटेल्स है, पूरी इंफॉर्मेशन है। लश्कर तोयबा, जैश-ए मोहम्मद और बाकी जितने भी संगठन हैं वहाँ पर, आतंकवादी संगठन हैं, उनके कैंप कहाँ पर हैं, हमने ये खबर तो पाकिस्तान को भी दे रखी है। ये ज़रूर है कि वो शिफ्ट करते रहते हैं, लेकिन शिफ्ट करने के बाद भी हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आजकल आधुनिक युग है, सब इन्फॉर्मेशन सेटेलाइट से मिल जाती है। मुझे लगता है अखबारों में आज छपा था कि हमारे सुरक्षा के जो संस्थान हैं उन पर अटैक हो सकता है। यह अखबार हम लोगों के घर में पहुंचने के पहले वहां पर आतंकवादी पहुंच चुके थे, मतलब इंटेलिजेंस इनपुट था। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान कह रहा है ये जी नॉन स्टेट एक्टर्स है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें, हालांकि ये तो बिल्कुल गलत है। चलो उन्हीं की बात मानते हैं, तो आप उन नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनके कैंपों में हमला क्यों नहीं करते? हमारी एयरफोर्स अभी तक जाकर उनका कंप्लीट बर्बाद कर देना चाहिए था। उसके बाद क्या होगा? हिंदुस्तान सक्षम है उसको झेलने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है, लेकिन हम बार बार सिर्फ बात करते हैं, कुछ करते नहीं हैं, जवान शहीद होते रहते हैं। और आपके कॉलरों का मैं दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि पूरे देश में जितना ज़बरदस्त रोष है इस बात पर कि हम कब तक ये झेलते रहेंगे और हमारी जो सरकार है वो कब तक इस बात को 2-3 दिन में भूल जाएगी और फिर वही कार्रवाई शुरू होगी। आज प्रधानमंत्री जी एक बात सुन लें कि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे जो लोग हैं ये हमारे नहीं हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो मैं भी राष्ट्रीय सैनिक संस्था का अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि 65,000 सिपाही भरी जवानी में हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। हम तैयार हैं नॉन स्टेट एक्टर्स बनने को और क्रॉस बॉर्डर एक्शन लेने को। दीजिए हमको जिम्मेदारी। वाह, ये हौसला है मोदी जी, ये हिम्मत दिखानी होगी। जैसे को तैसा बनना पड़ेगा। ये लव लेटर लिखना बंद करो जो चुनाव के पहले आप कहते थे। अब लेटर नहीं, मिसाइल दागना पड़ेगा। ये स्थिति को वास्तव में लाना पड़ेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ चौहान जी, जय हिंद। और भारत माँ को नमन करते हुए मैं उन शहीदों के अभिभावकों के आंसुओं में अपना आंसू को सम्मिलित करते हुए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस भीष्म पितामह की तरह
देखिए, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये भीष्म पितामह की तरह हस्तिनापुर की सुरक्षा करने का शपथ तो खाते हैं ये, लेकिन अधर्म के साथ ये खड़े होकर के अपने हस्तिनापुर को इज्जत लुटवाने की कोशिश करते हैं। मैं ये मोदी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब वो समय आ गया है कि कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र उठा करके हमारे देश का जब तीनों सेना है उसको अर्जुन की तरह ये पाकिस्तान को मछलियों की आंख की तरह निशाना बना करके अब भेद उनके ऊपर प्रहार करना चाहिए। ये मेरी कड़वी टिप्पणी है ये, और ये मोदी जी को बिल्कुल धन्यवाद। इस देश की आम जनता उनका खून खोल रहा है। 17 बच्चे मरने के बाद आखिर क्या होगा? यही तो होगा ना। और ये इसके पीछे का दुख उससे भी ज्यादा है। अब तक तो हमने लाखों जवान शहीद किए हैं इस भारत माँ की लाज और सीमा की रक्षा के लिए। दुख केवल 17 का नहीं है, ये हजारों मौतों के बाद भी, हजारों शहादत के बाद भी अगली फिर हमारी कायरता से होगी, हमारी चुप्पी से होगी, हमारी नरमी से होगी, हमारी गैर ऐसे समय पर ऐसे इरादों से होगी जो सही नहीं होगा तो दुख ज्यादा होता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। आज आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान जो नकली डोज भेजता है, उसे भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए आतंकवाद फैलाता है, उसे रोकने के लिए यूरोप की तरह हमें प्लास्टिक के नोट चलाए चाहिए ताकि, और कागज के रुपए की इससे अधिक आयु होती है ताकि नकली नोट कम हो। और दूसरा, आज जैसे 17 जवानों की हत्या की गई है, उनके परिवारों को जो परेशानी है वैसे ही पाकिस्तानी आतंकवादियों को इंडिया के ट्रेनिंग कैंपों में बम मारना चाहिए ताकि उनके परिवारों को पता चले। जैसे एनडीटीवी इंडिया टुडे का ऑफिस। चलिए अगले कॉलर के पास भी चलते हैं। हम कॉलर को कम शब्दों में नए तर्कों के साथ अपनी बात रखने का मौका देना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, मैं यशपाल चौधरी बोल रहा हूँ गुड़गांव से। हाँ। आपके जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम लोग पाकिस्तान को कोस रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में ही जो गद्दार बैठे हुए हैं क्यों नहीं मारते? आप पाकिस्तान को मारने की बजाय अंदर के मारते हो तो पाकिस्तान अपने आप मर जाएगा। पाकिस्तान की मदद करने वाले जितने बैठे हुए उनको मारो ना पहले। सही बात, ये सही बात कह रहे हैं, हम इनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। दरअसल में सबसे पहले उन लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और अकबर क्या अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है। जिन लोगों ने ये कहा उनके खिलाफ एक्शन, और जिन लोगों ने कहने वालों की हिमायत की उनके खिलाफ एक्शन, और ये एक्शन नहीं लिया गया, सिचुएशन को बढ़ाया गया, अब लिया जाना चाहिए। अन्यथा अब वो स्थिति दूर नहीं कि इन लोगों को सड़क पर भगा भगा के मारा जाएगा, इनका बहिष्कार किया जाएगा। इसलिए बिल्कुल सही कहा, इस कॉलर के बात से हम सहमत हैं। लेकिन केवल नहीं, मतलब पाकिस्तान पे भी हमला हो, इन पर भी हो, हमें डर पाकिस्तान के उस पार के, सीमा की उस पार के पाकिस्तान से उतना नहीं है जितना सीमा के अंदर के पाकिस्तान से है। सीमा के उस पार के पाकिस्तान को तो 13 लाख की सेना झेल लेगी, पराजित करेगी, किसी भी कीमत पर करेगी, कोई संदेह मन में नहीं है। लेकिन सीमा के अंदर का जो पाकिस्तान, देश भर में 1000 संवेदनशील क्षेत्र जो बने हैं, भारत सरकार की तमाम एजेंसियों के बार बार आगाह करने के बावजूद उसके मिनी पाकिस्तान के नक्शे को, मानसिकता को, स्थिति को हम नहीं बदल पा रहे। इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अफजल को माफी मांगने वाले, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले उनके समर्थकों की सफाई, उन पर कार्रवाई संसद से शुरू करिए। अफजल के जो समर्थक संसद के अंदर बैठे, पहले उनको पीछे से लात मारिए, फिर इस लुटियन जोन में जो बैठे उनको मारिए, फिर इस देश के जिहादी मीडिया में जो बैठे हैं, जो ऐसे ऐसे आतंकवादियों के चित्र दिखाकर उसके बाप के शिक्षक होने का दावा कर उनको सिंपैथी दिलवाते हैं, और उसके बाद इस देश के कॉलेज कैंपसों में जो घुसे हैं उनको निकालिए। यहां से शुरुआत करेंगे तो बाकी जो मिनी पाकिस्तान है वो अपने आप वहां से भागना शुरू करेगा, और ये भागने के लिए इसकी शुरुआत संसद से करनी होगी। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं गणेश विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। हाँ। ये पाकिस्तान जो है ये कुत्ते के पूंछ है, इसको ये कभी 1.5 साल मैं कहा पहली बार आपको, ये कुत्ते की पूंछ है।
केवल पाकिस्तान को पानी देना बनकर सालों भूखे मर जाए, उनके हो जाएगी। जय हिंद सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। पांडे जी के पास चलते हैं। पांडे जी, ये सवाल आपको मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि देश समझता है, लेकिन आपके शब्दों से सुनना चाहेगा कि इस देश के भारत माता के लाल जब सीमा पर अपना सीना तान कर दुश्मन की गोली सीमा के अंदर जाने के बजाय सीने पर, छाती पर लेने के लिए खड़ा होता है, और उसी समय इस देश के फीस पर, सरकारी हमारे अपने टैक्सों के पैसे पर पल पड़ रहे इस देश के कुछ अपने आप को छात्र नेता कहने वाले भारत माता के खिलाफ नारा देते हैं, पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं, अफजल को माफी मांगते हैं, तो कैसा दुख होता है पांडे जी? ऐसे जब देश में इस तरीके के कांड होते हैं तो टीवी चैनलों पर बड़े बड़े नेता वहां उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि मुझे इसका बड़ा खेद हुआ। किस बात का खेद हुआ? कि हमारे लोग मार दिए गए हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। निंदा शब्द का मतलब क्या है? ये नेता करना क्या चाहते हैं? नेता चाहते क्या है? देश को भेज देना चाहते हैं, देश को मिटा देना चाहते हैं, हमारे जवानों को मार देना चाहते हैं, हमारे बच्चों को शहीद कर देना चाहते हैं। ये खाली खेत प्रकट करके ये कुछ करना नहीं चाहते हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश मजबूत हो। ऐसा एक भी स्टेटमेंट किसी नेता का नहीं आता है। खाली यही स्टेटमेंट आता है कि मुझे खेद है, खेद है, बस खेद के अलावा ये कुछ नहीं करते हैं। तो हमारे देश में जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, अंदर हमारे आस्तीन के साथ बैठे हुए हैं, ये सब पाले हुए तो नेताओं के हैं। उनको वोट चाहिए उनसे। ये नेताओं को सोचना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। इसका निष्कर्ष तभी निकलेगा। हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। उनकी इच्छा शक्ति जब आगे उजागर होगी कि हमारी ये माता हुए हैं, तब हमको कुछ करना चाहिए देश के लिए, तभी ये संभव है, वरना कुछ नहीं है। राजनीति के हथकंडे खेले जाते रहेंगे और हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और हमारी सीमाएं असुरक्षित रहेंगी इन नेताओं की वजह से। देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जो सलाह लेते हैं वो ब्यूरोक्रेट से, जिन्हें हम बाबू कहते हैं, उनसे लेते हैं। अब एक भी ब्यूरोक्रेट को हिंदुस्तान के क्या एक रात भी ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में गुजारने का तजुर्बा है? उसको क्या मालूम कि मौत के सामने आदमी कैसे बिहेव करता है? जब उसको मालूम नहीं इस चीज़ का और उसको ऑपरेशनल एरिया का मालूम नहीं, तो मगर दुर्भाग्य ये है कि फौज के ऊपर निर्णय वो लेता है। अगर उसके अंदर पूर्व सैनिकों को, पूर्व सैनिक मरा हो या ना मरा हो, लेकिन कम से कम मौत और खतरे के साए में तो लंबे समय तक रहा है, अगर उसमें रखा गया होता तो शायद आज की पॉलिसी ठीक हो गई होती और ये बदलाव कम से कम अब किया जा सकता है। बिल्कुल, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं कल्पना सिन्हा बोल रही हूँ बिहार से। बोलिए। एकदम सही बात है। हमारे घर में ही ये दुश्मन छुपे बैठे हैं। पहले उन्हीं को मारना चाहिए, तब फिर आगे की बात होनी चाहिए। और ये हमारे आज सैनिक इतने मारे जा रहे हैं, हमें बहुत चोट पहुंचा है। और इस कारण से आप ये जो देश के खिलाफ जो बोल रहे हैं, पहले उन्हें ही एक एक को पकड़ करके या तो जेल में भर देना चाहिए या उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तभी हमारा समाज सुधरेगा और हमारा देश तरक्की करेगा और ये इस तरह की वारदात नहीं होगी। धन्यवाद। इस देश की महिलाएं भी अपना आवाज बिंदास बोल में बेखौफ होकर उठा रही है। अब तो इस देश के सरकारों को कम से कम इस आवाज में अपनी आवाज मिला देनी चाहिए। टीकू जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। मैं सिर्फ एक दो बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले ये जो हमारी लड़ाई है पाकिस्तान से तो है ही, लेकिन हमारी लड़ाई कई स्तरों पर होनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले मैं हैरान हूं कि हमारे देश में लोग वोट किसको देते हैं? ऐसे लोगों को जो देशद्रोही हैं, जो लोग उन लोगों का समर्थन करते हैं कि वो कह रहे हैं अफजल के सपोर्ट में नारे देते हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और फिर पार्लियामेंट में जाकर कुछ पार्लियामेंटेरियंस
उनकी मदद करते हैं, उनके हक में बोलते हैं, कहते हैं जी ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ऐसे नेताओं को कौन पार्लियामेंट में भेजता? पहली लड़ाई तो हमें इनके साथ लड़नी चाहिए। दूसरी लड़ाई हमारी उनके साथ है जो पिछले कई सालों से, 60 सालों से, जैसे मैं नाम लेकर कहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वो एक गढ़ बना है एंटी नेशनल फोर्सेस का, तो हम उसको संभाल क्यों नहीं सकते? वहां पर हम कह रहे हैं जी इलेक्शन हो रहा है, इसलिए इलेक्शन में फ्रीडम ऑफ स्पीच ये थोड़ी आपको बोलता है कि आप देश के बरखिलाफ ही काम करो। तो ऐसे स्तर पर भी काम होना चाहिए। बना के रखी है और सरकारी चंदे और फंड पे चलती है, और 8-8 साल वो लोग पीएचडी करते हैं, 30 साल की उम्र में वो स्कॉलरशिप लेते हैं, जबकि हमारे देश में 25 साल का लड़का नौकरी कर रहा है आजकल। सबसे ज्यादा से ज्यादा 25-27 साल के लड़के 90% नौकरी करते हैं, वो 30 साल की उम्र में पीएचडी कर रहा है और स्कॉलरशिप ले रहा है और फिर देश के बरखिलाफ बोलता है। तो पहले तो हमें इसको भी ठीक करना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान की बात आ गई, मैं तो इस बात में बिल्कुल कन्विंस्ड हूं कि आज के डेट में अगर सरकार ने पाकिस्तान के बरखिलाफ कोई सीरियस कदम नहीं उठाया तो देश में माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जमाना चला गया। हमारे साथ एक कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सतीश गंगवाल बोल रहा हूँ। हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटाना चाहिए, ये तो जरूरी है। उसके पहले मैं आपके माध्यम से मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि अपने देश के जो टाटा बिरला है, गाड़ियां कम बनाइए, अपने जवानों की क्षति ना पहुंचे, वो शहीद ना हो, इसके लिए बुलेट प्रूफ हल्के वजन के ज्यादा से ज्यादा जैकेट बनाए। और पाकिस्तान में रहने वाली जो हिंदुस्तानी है उनको बुला ले हिंदुस्तान में, यूनो में अपना यह तुरंत प्रश्न मान के उनको यही कहे कि भाई हम घुसपैठ नहीं करेंगे, दशहरा को रावण दहन करने के बजाय हम पाकिस्तान का दहन करेंगे, ये सीधा जवाब देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, धन्यवाद। एक और स्काइप कॉलर हमारे साथ है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, शायद आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं कार्यक्रम के आखिर में शहीद जवान के जो पिता है पांडे जी, उनके पास चलता हूं। पांडे जी, कार्यक्रम के आखिर में आप इस देश को क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो पूरे भारत देश की जनता से अपील करना चाहेंगे कि मातृभूमि से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है, क्योंकि जिस धरती पर हमने जन्म लिया है वो हमारी मातृभूमि है और उसी की रक्षा करने का दायित्व तो पूरे हर व्यक्ति को है, पूरे समाज को है, पूरे देश को है। ये हर व्यक्ति को एहसास होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं और भारत माँ की रक्षा के लिए हमने अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए 24 घंटा तैयार हैं। बिल्कुल, हम आपके आभारी हैं। आपके बेटे ने भारत माता के लिए जो प्राणों की आहुति दी उसको नमन करते हैं, पूरा हिंदुस्तान उसको नमन करता है। और आप जैसे पिताओं के परिवारों के कारण ही हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित है, नहीं तो न जाने इस देश के नेता अब तक कितनी बार इस देश को बेच चुके होते। पुनः आपको नमन करता हूं, पूरे सुदर्शन परिवार के करोड़ों दर्शकों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए, टाइम निकाला। बाकी दोनों सेना के पूर्व सैनिक नहीं कहूंगा, क्योंकि आप दोबारा लड़ने के लिए तैयार है। त्यागी जी ने कहा कि हम नॉन स्टेट एक्टर बनकर जाने के लिए तैयार है, वॉलंटियर करते हैं। बिल्कुल, आपके साथ मैं भी आने के लिए तैयार हूं। मैं भी भले मीडिया में हूं, लेकिन मैं एक सैनिक के नाते सोचता हूं, सैनिक के नाते बोलता हूं, सैनिक के नाते जीता हूं और अपेक्षा करता हूं इस देश का हर व्यक्ति सैनिक के नाते सोचे। कार्यक्रम के आखिर में मैं इस देश के प्रधानमंत्री को, मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री से ही सबसे ज्यादा अपेक्षाएं इस देश की जनता को है। बहुत बड़े उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर देश की जनता ने यहां पर भेजा है। मोदी जी, आप विकास की बातें कर रहे हैं, इस देश को ऊंची इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, यही विकास अगर है तो पहले ये नहीं मिला तो भी चलेगा। ये विकास हिंदुस्तान में पहले भी था। हमारे यहाँ पर तो सोने के भंडार थे, लाखों खरबों भंडार लूटने के बाद भी देश को कोई कंगाल नहीं कर पाया। लेकिन विकास और तिजोरी में ज्यादा धन ये सुरक्षा की गारंटी नहीं होता। केवल व्यापारी दृष्टिकोण से सोचने वाले देश कभी भी अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं रख पाते। हम जानते हैं कि आप एक कट्टर देशभक्त है।
बाकी चाटुकार और परिवारवाद फैलाने वाले नेताओं जैसा स्वार्थ आप में नहीं है, और इसलिए इस देश की जनता की अपेक्षा आपसे ज्यादा है कि इस बार देश के मन में जो भावना है उसका प्रतिबिंब आपकी भावना में दिखे, और ये 56 इंच का सीना पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए और छोड़ा हो। इतिहास आपको याद रखेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान को इतिहास बना देंगे। आज के लिए इतना ही।